So, good morning everyone. Today's session is on DPT3. DPT3 क्या है? DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का फॉर्म है. फॉर्म DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का फॉर्म है. सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्पस क्या है फॉर्म फाइल करने का. DPT3 is a return of deposit that a company must file to furnish information about loan deposit and advances about a company at the end of financial year. मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे एज ऑन 31 मार्च अगर कंपनी की बुक्स में लोन डिपॉजिट या एडवांसेस स्टैंड हो रहे हैं तो उसको DPT3 फाइल करना है विद द कंसर्न ROC. DPT3 किस पे एप्लीकेबल है? DPT3 एप्लीकेबल है ऑन एवरी कंपनी एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, रजिस्टर्ड NBFCs, registered housing finance companies and such other companies as may be specified by central government. DPT3 पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, OPC हो, पर कुछ 4-5 कंपनीज हैं जिनको DPT3 फाइल नहीं करना है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, रजिस्टर्ड NBFCs हो गई, रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, या सच अदर कंपनीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड है. हाउएवर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको DPT3 फाइल करना पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है विद IRDA, नॉट RBI. DPT3 after MCA notification dated 22nd Jan 2019 कंपनीज को DPT3 फाइल करना है. बट बिफोर दिस नोटिफिकेशन भी हम लोगों को DPT3 फाइल करना था pursuant to Rule 16 and Rule 16A. But before this notification, हमें जो DPT3 फाइल करना था वो था सिर्फ only for those amount which has been excluded from the definition of deposit. मतलब कि वो अमाउंट जो स्पेसिफाइड है रूल 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2019 में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स वहां पे हैं, सिर्फ हमको उसके लिए पहले DPT3 फाइल करना होता था. बट आफ्टर दिस MCA नोटिफिकेशन डेटेड 22 जून 2019 DPT3 जो है हमें आप जो ट्रांजेक्शन्स एग्जम्प्ट है डिपॉजिट की डेफिनेशन से उनके लिए तो फाइल करना ही करना है. बट अगर कोई रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है तो भी हमको DPT3 फाइल करना है. DPT3 जो है आफ्टर दिस नोटिफिकेशन फाइल होता है इन 2 ways. वन इज वन टाइम रिटर्न एंड वन इज एनुअल रिटर्न. वन टाइम रिटर्न क्या है? आफ्टर दिस नोटिफिकेशन जो सबसे पहली रिटर्न हमारी जानी थी, हमारी नोटिफिकेशन आई थी 22 जैन 2019 को, तो उसके बाद जो हमारी फर्स्ट रिटर्न DPT3 की रिटर्न जानी थी वो थी हमारी वन टाइम रिटर्न. और वन टाइम रिटर्न किसको फाइल करनी थी? हर एक कंपनी को, एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है मैम, थोड़ा नीचे कर दो. एवरी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी has to file one time return for outstanding receipt of money or loan by a company but not considered as deposit. और मतलब कि वन टाइम रिटर्न जो है हर एक कंपनी को फाइल करनी थी, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के. किस पर्पस के लिए? अगर मनी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है. सबसे पहले जो हमारी वन टाइम रिटर्न थी वो 5 फाइनेंशियल, जब हमारी नोटिफिकेशन आई थी तो जो सबसे पहली रिटर्न हमारी जानी थी वो जानी थी 5 इयर्स के लिए. फ्रॉम इसमें जो अमाउंट कंसीडर होना था वो कंसीडर होना था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2019. और इसकी ड्यू डेट थी 29 विद इन 90 डेज हमको DPT3 फाइल करना था. उसकी ड्यू डेट थी 29 जून 2019. मतलब एज ऑन 31 मार्च 2019 अगर कंपनी के पास कोई भी आउटस्टैंडिंग मनी या लोन जो कि डिपॉजिट की डेफिनेशन से एग्जम्प्ट था तो उसको वन टाइम रिटर्न फाइल करनी थी. उसके बाद आता है रूल 16. रूल 16 में यह कहा गया कि हर एक कंपनी को आफ्टर नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम रिटर्न थी, उसके बाद जितनी भी रिटर्न्स हैं अब है एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न जो है फाइल की जाती है pursuant to Rule 16. Every company other than government company has to file DPT3 for return of deposits or particulars of transactions not considered as deposit or both. मतलब कि let's suppose ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2021, इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, अगर एज ऑन 31 मार्च हमारे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स हैं या कुछ
ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो डिपॉजिट की डेफिनेशन से एग्जाम्प्ट हैं या दोनों ही केस हैं, तो हमको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट होती है 30th of June ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अब हम दिखाते हैं कि डीपीटी 3 में नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है। पिंकी मैम डीपीटी 3 एक्सेल खोल दो एक बारी। डीपीटी 3 में नेटवर्थ कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट फॉर्मूला है। इस ऑल्दो हमारा नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है, पर डीपीटी 3 के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, जिसमें हमें पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अदर इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद जो डिपॉजिट की डेफिनेशन से ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूडेड इसमें दे दी है एग्जम्पशन डिपॉजिट लिस्ट में, जो कि फॉल करती है अंडर रूल सब रूल 1 क्लॉज सी में। ये कुछ अमाउंट्स हैं जो डिपॉजिट की डेफिनेशन से एग्जाम्प्ट हैं, जैसे कि कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारी एग्जाम्पशन डिपॉजिट की एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड हैं। उस और कुछ एफएक्यूज हैं, मैम एफएक्यूज भी खोल दीजिए एक बार। पिंकी मैम एफएक्यूज खोल दो एक बारी। show that screen. FAQ से पहले क्या है, डिपॉजिट की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल कर, जो डिपॉजिट की डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट जो है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लोन अगर कंपनी रिसीव करती है तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में डर होगा, या किसी भी मनी रिसीव हो रही है कंपनी में तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कंसीडर होता है। एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट वो हैं जो अभी मैंने आपको लिखाई थी, जो स्पेसिफाइड हैं अंडर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या इंश्योरेंस कंपनीज को डीपीटी 3 फाइल करनी पड़ती है? हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनीज को डीपीटी 3 फाइल करनी पड़ती है, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई, दे आर रजिस्टर्ड विद आरडीए। उसके बाद क्या हमारे लोगों को अगर कोई अमाउंट नहीं है तो नील रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फाइल नील रिटर्न। डीपीटी 3 जो है 4 पर्पस के लिए फाइल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो वन टाइम रिटर्न, जो आफ्टर नोटिफिकेशन फर्स्ट रिटर्न हमारी जानी थी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट। उसके बाद आता है एनुअल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, अगर कंपनी में एज ऑन 31 मार्च कोई डिपॉजिट है तो ये फाइल होगा। उसके बाद आता है एनुअल रिटर्न ऑफ एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट, एनुअल रिटर्न ऑफ एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट वही एग्जाम्प्टेड लिस्ट। उसके बाद आता है एनुअल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट प्लस एग्जाम्प्टेड डिपॉजिट, मतलब कि अगर कंपनी में डिपॉजिट्स भी हैं प्लस कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हैं जो डिपॉजिट्स नहीं है, तो हमें फोर्थ ऑप्ट करना होता है डीपीटी 3 फॉर्म में। उसके बाद आ रहा है कि क्या प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है डीपीटी 3 में? नो, सर्टिफिकेशन बाय अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल इज नॉट रिक्वायर्ड इन फॉर्म डीपीटी 3। उसके बाद आता है कि क्या ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है डीपीटी 3 में? यस, ऑडिटर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बट ओनली इन 2 केसेस। अगर तो हम रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल कर रहे हैं, और अगर तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का केस है, या फिर सेकंड केस का प्लस एग्जिट डिपॉजिट का। दूसरा, अगर नेटवर्थ हमारे को डीपीटी 3 में कैसे कैलकुलेट करनी है, हमारे को नेटवर्थ एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट लेनी होती है। अगर आपकी बैलेंस शीट एज ऑन, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे अकाउंट्स जो बैलेंस शीट है वो ऑडिट होती है जाके अगस्त या सितंबर में, और हमें डीपीटी 3 फाइल करना होता है ऑन और बिफोर 30th जून। अगर आपकी बैलेंस शीट विद इन दैट पीरियड ऑडिटेड नहीं है, देन आपको लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी
उसकी नेटवर्थ जो है उसके भी हाफ वहां से फिगर्स लेके आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद है वेदर स्पेसिफिक इनटेंजिबल एसेट्स विल बी कंसीडर्ड अंडर द हेड अदर टेंजिबल एसेट्स। मैम स्क्रीन शेयर करना एक बारी। हाँ, whether specific intangible assets will be considered under the head other intangible assets while computing net worth in for DPT3 or all intangible assets will be into consideration. जितने भी intangible all intangible assets needs to be considered. उसके बाद जो हमें अमाउंट लेना है is the interest along with principal amount of loan to be reported. Yes, if the interest amount is also outstanding as on 31st March, then it also has to be, then we have to take consolidated figure. फिर आता है कि ये फॉर्म क्या एसटीपी फॉर्म है? नो, इट इज नॉट एन incorporated है. Then we will take figures from the unaudited balance sheets.
DPT 3 which is to be